लोग पिछले क्लास में हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे और स्क्वायर यानी कि वर्ग पढ़ रहे थे और वर्ग में हम लोगों ने वर्ग का परिमाप निकालना सीखा, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखा, वर्ग क्या होती है वो जानना सीखा और वर्ग का विकर्ण क्या होता है और इसको निकालने के क्या तरीके हैं वो भी हम लोगों ने जानना सीखा। क्या सीख चुके हैं हम लोग? और सबसे बड़ी बात, वर्ग को लेकर के, वर्ग के विकर्ण को लेकर के एक वर्ग बनाई जाती है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। क्या ये सभी हम लोगों ने जाना था? क्या जाना था ना? और हम लोगों ने जाना था कि एक वर्ग है, इसको विकर्ण को लेकर के एक और एक्स्ट्रा वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग का परिमाप पहले वाले वर्ग के परिमाप से √2 गुना होता है। ये सब चीजें भी हम लोगों ने जाना था। यानी जाना था कि पहले वाला क्षेत्रफल से अब वाला जो क्षेत्रफल जो विकर्ण पर बनेगा वो क्षेत्रफल जो होगा ये एकरा से क्या होगा, ये दुगुना होगा। ये पहले वाला था और इसके विकर्ण पर बनाया गया है तब। और परिमाप के बारे में क्या जाना था? परिमाप के बारे में जाना था कि एक वर्ग है उसके विकर्ण पर लेकर के एक अन्य वर्ग ड्रॉ किया जाए तो उस वर्ग का परिमाप पहले वाले वर्ग के परिमाप से √2 गुना होता है। क्या ये सब चीजें भी जान गई थी? ये सब चीजें चर्चा हो गई थी। यानी कि परिमाप था एक, तो ये कितना √2। और इस पर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी बताया था। क्या बताई थी ना? अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देंगे। एक वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। लिखिए, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। देखिए, यह वर्ग है ए बी सी और डी। इसकी भुजा है ए और ए। आपको पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसके विकर्ण, इसको कहते हैं विकर्ण, इसको कहते हैं विकर्ण। अब बताइए कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। अरे होती है ना √2a, √2 गुने भुजा, बता दिया गया है। और इसी विकर्ण को लेकर के एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए। समबाहु त्रिभुज का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो। ये बताइए, ये और ये भुजा है √2a तो ये भुजा होगी √2a और ये भी होगी √2a। अच्छा होगा कि नहीं? एकदम करेक्ट है। अब सुनिएगा जरा, अब जरा सा देखिए कि वर्ग आहे ने लिखेगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये बताइए परिमाप के बारे में समझते हैं। परिमाप का भुजा के बारे में समझना जाए, भुजा पहले जाना जाए। भुजा के बारे में समझा जाए तो वर्ग की भुजा क्या है? ए। और समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या होगी? √2a। अब भुजा ए ये कट जाएगी तो क्या बचेगा? 1:√2। यानी कि अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णता एक समबाहु त्रिभुज ड्रॉ किया जाए, समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो उस समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या होगा? तो उस समबाहु त्रिभुज की भुजा होगा √2 × 4। बात समझ में आ गई ना? अब सुनिए, परिमाप के बारे में समझते हैं भाई। अच्छा ये बताइए परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा होती है ना? आइए बताइए कि समबाहु त्रिभुज के परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है √3 गुने भुजा। तो 3 गो भुजा है, 3 गुने भुजा तो के कर रखे? ए रख दो। अरे समबाहु त्रिभुज की भुजा रखनी है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा है a√2 ना है √2a या a√2
2, दोनों एक ही बात है। अब देखिए तो भाई हाई भुजा के जगह पर हम ए लिख सकते हैं, ए का हो जाएगी, कट जाएगी, यानी 4/3√2, यानी कि एक रेशियो हाई जाएगा, उन्हें तो भागा कर सकते हैं, का हो ना, रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, परिमाप हो गई। अब क्षेत्रफल के बारे में समझते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। असमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये √2 का कौन चीज स्क्वायर, ए स्क्वायर रेशियो √3/4 गुने ए स्क्वायर, √2 के स्क्वायर कौन सी होता है 2। हाँ हाँ ठीक है, ये 2 दूनी 4, ये ए काट दीजिए, ये 2√2 रेशियो √3। बोलिए हो गया ना, अपना लिखिए तब आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर कौन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। यदि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, और उसके विकर्णता समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, विकर्णता समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्णता त्रिभुज की भुजा। चलिए क्षेत्रफल क्या होगा, बहुत आसान है, सुनिए। क्षेत्रफल पूछा गया है किसका, त्रिभुज का। तो वर्ग की भुजा तो दी गई है 6 सेंटीमीटर, ये बताइए कि विकर्णता त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो विकर्णता त्रिभुज की भुजा क्या होगी, तो वर्ग का विकर्ण ही त्रिभुज की भुजाएं होगी, वर्ग का विकर्ण ही त्रिभुज की क्या होगी, भुजाएं होगी। तो वर्ग का विकर्ण ही उसकी भुजा होगी, तो बताइए वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, नहीं होता है क्या, √2 इंटू भुजा, यानी कि विकर्णता त्रिभुज की भुजा आ गई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एक समबाहु त्रिभुज है, और मैं पढ़ा चुका हूं कि समबाहु त्रिभुज होता है क्या और उसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्या बताया गया है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो जरा सा देखो, √3/4 इंटू √2 के स्क्वायर 2, 6 के स्क्वायर 36 हाँ देखिए 9 चौका 36, 9 दूनी 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एन सर हो गया। रेशियो विधि से जरा सुनिए, अब आपको कुछ नहीं करनी है रेशियो विधि से। वर्ग की भुजा 6 हो गई, और क्षेत्रफल निकालना है किसका, समबाहु त्रिभुज का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले ये पता कर लो। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा 6 के स्क्वायर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा तो 6 दी गई है, और 6 का स्क्वायर 36, तो 36 हो जाएगी वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। यहां से आपको पता चलेगा कि वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्णता बनाया गया समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो 2 रेशियो √3 होता है, यानी वर्ग और यहां पर त्रिभुज। तो वर्ग का क्षेत्रफल 2 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बबुआ। 2 बराबर कितना 36, 1 बराबर कितना 18। बताइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, तो √3 है ना रेशियो में, तो 18 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एन सर। एक वर्ग की भुजा, क्वेश्चन नंबर 33, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्णता बनाया गया समबाहु त्रिभुज का
समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? विकर्णतः समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? चले क्या देखा जाए। अब सुनिए, वर्ग की भुजा दी गई है 10 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा जब 10 सेंटीमीटर दी गई है तो देखिए तो भाई वर्ग का जो विकर्ण होगा ना, जो वर्ग का विकर्ण होगा वो समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। जो वर्ग का विकर्ण होगा वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा। क्या ठीक है? हाँ, जो वर्ग का विकर्ण है वही समबाहु त्रिभुज की तो भुजा होगी। तो यानी समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर हो जाएगा 10√2। 10√2। तो समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है, बबुआ हम बतैले बनिए से, समबाहु त्रिभुज के परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। 3 गुने भुजा, तो 3 गुने 10√2, बस 30√2 सेंटीमीटर आंसर। अब स्क्वायर मत लिख लीजिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, परिमाप में स्क्वायर नहीं होता है। चलिए हेडिंग दीजिए, कंसेप्ट बदल करके, वर्ग के अंदर बड़ा से बड़ा वृत्त खींचा जाए। चलिए, एक वर्ग है, इसके अंदर एगो वृत्त ड्रॉ किया जाए, ए बी सी और डी, ठीक है। इस वर्ग की भुजा अगर ए है तो आप बताइए कि वृत्त के त्रिज्या क्या होगी? वृत्त के त्रिज्या बराबर हो जाएगा a/2, क्योंकि जो यहां से यहां दूरी होगा वो यहां से यहां दूरी, यहां से यहां जो दूरी होगा यहां से यहां होगा, यही तो त्रिज्या होती है ना। तो इस भुजा का ये क्या होंगी? हाफ होंगी, या भुजा का हाफ होंगे, यानी वर्ग के भुजा के आधा ही वृत्त की क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो वृत्त की त्रिज्या a/2 हो गई, है ना। अब जरा सा सोचो, वृत्त का क्षेत्रफल, अब वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा? वृत्त का परिमाप या परिमिति, इसी को कहते हैं परिमाप या परिधि। परिधि, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। 2 पाई, आर के जगह पर क्या है? a/2, 2 काट दीजिए, यानी पाई ए, है ना, 2 पाई है, ठीक है। अब सुनिए, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, वो तरीके से होगा, तो पाई ए स्क्वायर बटा कौन ची 4, यानी π/4 ए स्क्वायर हो गई। अब सब जानने वाला चीज नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है, ये याद होगा, खाली कॉन्सेप्ट है, खाली जानने वाला चीज है बस, और कुछ नहीं। चलिए हेडिंग दीजिए, वर्ग के बाह्य वृत्त खींचा जाए। वर्ग के बाह्य, वर्ग के बाहर, हाँ बाहर एक वृत्त खींचा जाए, एक वृत्त खींचा जाए, वृत्त खींचा जाए जो सभी शीर्ष को स्पर्श करे, सभी शीर्ष को स्पर्श करे। बस देखिएगा, अब जरा सा देखिएगा, तो वर्ग के बाहर एक वृत्त खींची जाती है तो ये होती है वर्ग भाई। इसके बाहर में एक वृत्त खींचा जाए, जरा सा देख लिया जाए, देखिए तो वृत्त मैंने खींच दिया। और यदि वर्ग की भुजा एक कर दिया जाए, दिखाई दे रहा है क्या? वर्ग की भुजा एक कर दिया जाए तो आप बताइए कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ये वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो ये वृत्त की त्रिज्या होगी वर्ग के विकर्ण का हाफ होगा।
ये वृत्त की त्रिज्या होगी वर्ग के विकर्ण का आधा, वर्ग के विकर्ण का आधा, यानी वृत्त के त्रिज्या बराबर हो जाएगी, वृत्त के त्रिज्या बराबर हो जाएगा वर्ग के विकर्ण, वर्ग के विकर्ण बटा में 2, वर्ग का विकर्ण बटा में 2। तो सबसे बड़ी बात है जानो कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है क्या? तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2a, √2a, तो √2a बटा 2 है ना, ठीक है। तो बस हो गया ना ये, √2 बटा 2 गुने भुजा, √2 बटा 2 गुने भुजा। क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन लिखे, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बड़ा से बड़ा एक वृत्त खींचा जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बना दीजिएगा आप, अंदर खींचा जाता है। अरे भाई वर्ग की भुजा दी गई है, वर्ग की भुजा दी गई है, कितना है वर्ग की भुजा? 8 सेंटीमीटर। अब भाई हमने बताया कि वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और उसके अंदर में वृत्त खींचे जा रहे हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अंतःवृत्त की, अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी, नहीं बाहर बोल रहे हैं, अंतः बोले है ना, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी तो भाई भुजा का आधा, मैंने बताया ना, भुजा भुजा का आधा, यानी 8/2 बराबर में कितना? 4। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर तो आपको पता ही है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर, यानी 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बोलिए किसी को दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 33 था ना, क्वेश्चन नंबर 34। जब त्रिभुज के अंदर गोला डालना चालू होगी तब देखिएगा, इस वर्ग के अंदर, वर्ग आप सोच रहे हैं कि वर्ग खत्म हो गया, अभी वर्ग में ऐसा है कि ऐसे ऐसे यहां पर एक वृत्त खींचा जाए, ये अभी बाकी है। अब पूछेगा कि इस वृत्त के त्रिज्या बताओ, अभी आता न यहां पर एक वृत्त खींचा जाए, है ना, तो इसलिए अभी ये मत समझिएगा कि मेरा वर्ग का क्लास खत्म हो गया, अभी क्लास अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, समझे ना। ये केवल बस आपको परिकाया जा रहा है कि देख लो तनी तनी तो है, तनी तनी तो है, फर्श बना दोगे, लेकिन अभी कहानी अभी बाकी है। तो इसी बात पर एक और लिखिए, तो क्वेश्चन नहीं, कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर, कौन कंसेप्ट? कंसेप्ट नंबर पता नहीं, 6, कंसेप्ट नंबर 6 लीजिए हेडिंग, अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए। चलिए जल्दी से हो गया, चलिए देखिए प्यारे मित्रों, वृत्त का मतलब कि पूरा वृत्त ऐसे है, पूरा खींच दोगे, लेकिन आधा, यदि आधा ही वृत्त हो, ठीक, वृत्त ठीक है ना, हो थोड़ा सा उल्टा है क्या, ठीक है, अर्धवृत्त मतलब आधा हो, उसे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त कहते हैं। एकदम आराम से सुनिए, देखिए आप, ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग खींचा जाए, बड़ा से बड़ा वर्ग खींचा जाए, याद रखिएगा यहां पर तो केंद्र होगी,
इस वृत्त का तो केंद्र होगा ना, इधर आर कहलाएंगे, इधर भी आर कहलाएंगे, सबको पता होना चाहिए। बड़ा से बड़ा जो वर्ग खींचेंगे, तनी ध्यान दीजिएगा बाबू, ये त्रिज्या का आधा लूंगा और ये वाला यहां खींचूंगा, ठीक है। ए है बी और सी और ये वाली डी हो जाएगी, हो गया। तिरछा तिरछी नहीं ना हुआ है भाई, हाँ थोड़ा सा तिरछा हो गया है का, अच्छा कोई बात नहीं, यही समझिएगा। इसकी भुजा हम लोग ये मान सकते हैं, अरे भुजा तो ये होगा ना, ई बताइएगा बउआ, यहां से यहां क्या यह वृत्त के त्रिज्या हो जाएगा? ना होगा वृत्त के त्रिज्या। ये बताइए कि है ओसी बराबर, यहां तो समकोण बनाएगी, क्योंकि जब वर्ग ऐसे आती है तो हर एक कोण उसका क्या होता है? समकोण होता है। आप बताओ कि ओसी बराबर यहां से यहां का यानी त्रिज्या का हाफ होगा, इधर r/2 और इधर r/2, क्योंकि आप यहां पर केंद्र है, आप इसका आधा ले रहे हो, तो इधर r/2 और इधर r/2 क्या हो जाएगा ना। अब सुनिएगा जरा, त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में, तो देखो तो ये आपको पता है कर्ण का काम कर रहा है, ये लंब का काम कर रहा है और ये वाली आधार का काम कर रही है। अगर ये वाला कोण लेकर के चलते हैं तो अब देखिए तो भाई, r² बराबर 4a² a², 5a² बट्टा 4, 4r² बराबर 5a², अब r² बराबर 5a² बट्टा कौची 4 हो सकता है ना। अब आराम से हम लोग बना सकते हैं, r² है, ये को फॉर्मूला हो गया, r² और a² बराबर 5/4, यानी r² रेशियो a², 5:4, और इसी तरह r रेशियो a बराबर √5 और ये कौची 2। आंसर क्वेश्चन लिखे, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 4√5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाए, बड़ा से बड़ा वर्ग बनाया जाए, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिएगा तो बाबू, थोड़ा सा देखा जाए, देखिए r² बराबर 5a² बट्टा 4 है, अब त्रिज्या के मान दिया है क्या? देखिए ना, क्या दिया है, 4√5 के स्क्वायर बराबर 5a² बट्टा कितना 4, 4 का 16, और √5 के स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, आएगा ना, नहीं 5 आएगी, अच्छा बराबर में 5a² बट्टा कौची 4, चलो भाई 5 काट दीजिए, 16 का 64 बराबर a², a² बराबर a बराबर कितना 8 ना, √64 यानी 8, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो यहीं से भुजा स्क्वायर आ गया, यहीं से भुजा स्क्वायर आ गया, नहीं तो 8 के स्क्वायर बराबर कितना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये सब चीजें याद रहेंगी, ये कि √5 और 2 होता है, तो डायरेक्ट करना है कि त्रिज्या का दिया है, त्रिज्या दिया है ना, तो √5 बराबर 4√5, रेशियो 1 बराबर 4√5 बट्टा √5 काट दिया, रेशियो 1 बराबर 4, तो 2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 8 के स्क्वायर बराबर कितना 64, 8 के स्क्वायर यानी कितना 64, हो गया, ठीक है। अब रहने दिया जाए, कल मिला जाए, ठीक है, इतना ही रहने दिया जाए। चलिए, कल मेरा हम लोगों ने पढ़ा था अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा एक वर्ग ड्रॉ किया जाता है, यही पढ़े थे ना, एक अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा एक
वर्ग ड्रॉ किया जाता है, उस वर्ग के बारे में पढ़े थे कि वर्ग और उस अर्धवृत्त के त्रिज्या में क्या संबंध है। क्या यही पढ़ाई हुई थी ना? यही पढ़ाई हुई थी। कुछ हमने कुछ क्वेश्चन भी बनवाए थे, का एक दो गो, कई गो क्वेश्चन बनवाए हम लोगों ने, ये सभी क्वेश्चन बनवाए थे। आइए 2 गो क्वेश्चन इस पर और लिख लिया जाए, एक बाद हम लोग दूसरा चालू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए तो। एक अर्धवृत्त के त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त का त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त के त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बड़ा से बड़ा एक वर्ग ड्रॉ किया जाए, एक वर्ग बनाया जाए। इसके अंदर बड़ा से बड़ा एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? चलिए देखिए। अच्छा, कल के क्लास में हमने बताया था कि आर बराबर यानी वृत्त के त्रिज्या का, और उसमें अर्धवृत्त के अंदर अर्धवृत्त के त्रिज्या और अर्धवृत्त के अंदर बड़ा से बड़ा जो वर्ग बनाया गया है, उस वर्ग की भुजा और ये अर्धवृत्त के त्रिज्या के साथ संबंध के बारे में बताई गई थी। याद आ रहा है कुछ? क्या संबंध थी? आर बराबर रूट अंदर 5 बटा ए बटा में, बोलिए क्या था? 4 थी, 4 थी। रूट अंदर 5 ए बटा 4, क्या यही थी? यहां पर 2, 4 था। आर स्क्वायर बराबर था 5a स्क्वायर, अब बाटा में 4 था। लेकिन जब जी आर हट गया, जी स्क्वायर हट गया, तो ये क्या बनेगा? रूट अंदर 5a बटा कौन सी 2। हमने कल के क्लास में बताया था आर स्क्वायर बराबर 5a के स्क्वायर पूरा में, अब बाटा में कौन सी था 4, यही था ना? हाई था, हाई था। बता रहा हूं मैं बता रहा हूं क्या था? 5a स्क्वायर बटा में 4, यही सब चीजें थी। तो ये बताइए कि जब भाई आर स्क्वायर था तो 5a स्क्वायर बटा 4 है, आर स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर बटा 4 है। जब यहां से a स्क्वायर हट जाएगा तो 5 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, रूट अंदर 5 होगा, और a स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा a होगा, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा कौन सी 2 हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। अब सुनो तो, अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया गया है 20, 20 बराबर रूट अंदर 5a बटा 2, और 20 2 नहीं 40, a बराबर 40 बटा में रूट अंदर 5 हो जाएगा। क्या उसका वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करनी है? तो भुजा के बारे में तो निकल गई ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 40 बटा रूट अंदर 5 का कौन सी ए स्क्वायर। मैं बता चुका हूं मैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो 40 का ए स्क्वायर बता दो 1600, और रूट 5 का ए स्क्वायर 5 काट दीजिए बबुआ, 5 आई 15, 5 दूनी 10, 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताइए किसी को दिक्कत है? ए स्क्वायर का मान निकालनी है, कितना आसान है एकरा पे बनाना। सुनिए तो, ए स्क्वायर के मान चाहिए। तो 5a स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ए स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं। कितना आसान है, कुछ समझते नहीं है। ए स्क्वायर बराबर 4 और r का वैल्यू क्या है बोलो 20 का स्क्वायर, अब बटा में कौन सी ए स्क्वायर बराबर, जरा सा देखो तो 4 गुने 20 के स्क्वायर कितना 400, अब बटा में ओहो आज देखिए तो कटेगा 8 5 40, 8 का आ नहीं गया, ओहो हो गया
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इसका, काम खत्म। इतना ही में सब कुछ बन गया। बस ये बताइए कि कल बेरा मैंने बताया था रेशियो में था, आर रेशियो ए यानी कि √5 रेशियो 2 बताया था क्या? बताया था। ये वृत्त थी और ये क्या था? वर्ग था। तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वर्ग की भुजा ही तो चाहिए। वर्ग की हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए। दिया गया है √5 बराबर, देखो तो 20 सेंटीमीटर दिया गया है क्या वृत्त के त्रिज्या? वृत्त के त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया गया है, अर्धवृत्त के त्रिज्या कितना दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो रूट में है, रेशियो में है √5 और ओरिजिनल में है 20, तो √5 बराबर 20 है। रेशियो 1 बराबर 20 बटा √5। आप बताइए कि ए बराबर क्या होगा, यानी कि वर्ग की भुजा बराबर क्या होगी? वर्ग की भुजा हमारे पास आ जाएगी 20 दूनी 40 बटा √5। बोलिए बाबा क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका स्क्वायर करो, 40 के स्क्वायर अब बटा में 5 के स्क्वायर यानी √5 के स्क्वायर 5 हो जाएगी, यानी 1600 अब बटा में 5 यानी 320 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। और जानना चाहोगे? और कर दो, जितना कहोगे उतना होगा। चलो जाए एक और क्वेश्चन बोलो मैं। एक अर्धवृत्त के त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। एक अर्धवृत्त के त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। 30 सेंटीमीटर है। उसके अंदर बड़ा से बड़ा एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आर रेशियो ए यानी कि ये वृत्त के त्रिज्या है और ये वर्ग की क्या है? भुजा है। ये बताया हूं कि √5 रेशियो कितना 2 बता दिया हूं मैं। √5 बराबर 30 है क्या? रेशियो 1 बराबर कितना? 30 बटा √5। ये बताइए वर्ग की भुजा बराबर क्या है? वर्ग की भुजा तो 2 है ना, तो 2 से में गुणा करो, 60 बटा √5। बोलो ना बाबू, ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा तो ये है ना, इसको स्क्वायर करो, यानी 60 बटा √5 गुने 60 बटा √5 5 होता है ना। ये √5 गुणा करोगे तो ये 5 आएगा। इस 5 से 60 को काट दो, 12 5 60 बरछट 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बताइए भाई, ठीक है? किसी को दिक्कत परेशानी नहीं है? हेडिंग दीजिए समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज, समानांतर होता है, समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज जानते हैं? आयत देखे हैं? आयत एकदम टाइट रहता है। आज जब मान लीजिए इसे आयत है, ऐसे आंधी चले और आयतवा तनिया से झुक जाए ना, तो उसी को कहते हैं पैरेललोग्राम। नहीं समझे? अभी नहीं समझे? ये बताओ, यानी कि जो आयत बनती है, आयत तो ऐसे खड़ा होती है, आंधी है ना, पछुआ हवा चली और थोड़ा सा ऐसे झुक गई, हाँ जी झुक गई, तो उसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज। याद रखिएगा, आयत, वर्ग नहीं, मैं क्या बोला? आयत। जब रेक्टेंगल यानी आयत ऐसे झुक जाए ना, तो वो बन जाती है पैरेललोग्राम। तो ये बताइए कि आप बताओ कि यहां पर अब तो आमने सामने की भुजा थोड़े बदली, वो तो केवल झुकी है ना। तो देखिए, तो ये जरा सा देखो,
ये जरा सा देखिए भाई, पछुआ हवा चली है, पछुआ हवा चल गई, देखा था हिने से हवा चली, थोड़ा सा उधर झुकी है क्या, कि ज्यादा का झुका दिए, ठीक है। देखिए इधर से हवा चली और आए तो जो है ना ऐसे झुक गया। अब ऐसे जब झुक गया तो यही कहलाएगी पैरेललोग्राम, यानी कि समानांतर चतुर्भुज। तो समानांतर चतुर्भुज में ये भुजाएं, दोनों भुजाएं यानी ए बी सी और डी, तो याद रखो आयत की लंबाई भी समानांतर होती है। तो हवा चली है तो सबको ना समानांतर करेगी, सबको बराबर में झुकाएगी। अब बताओ कि एडी समानांतर क्या बीसी का बदल जाएगा क्या? नहीं, यानी कि इसमें एडी समानांतर, समानांतर का सिंबल ऐसे देते हैं, एडी समानांतर का होगा बीसी। आप बताओ ये भी तो समानांतर होंगे, यानी कि ए बी समानांतर सीडी या डीसी, एकदम करेक्ट है, ये कहलाएगी समानांतर चतुर्भुज। अब सुनिएगा, हम लोग आयत में हम लोगों ने जाना था कि इसके सब कोण समकोण होते थे, लेकिन अब आंधी मार दी, आंधी चली, तो आप बताइए कि क्या अब समकोण रहेगा? अब तो झुक गया ना, तो समकोण से तो अब कम ही हो जाएगी, ये वाला तो कम हो जाएगी, ये वाला अधिक हो जाएगी, ये वाला कम हो जाएगी और ये वाला अधिक हो जाएगी, तो हाई हाई कोण भी बराबर नहीं होगा। जब आंधी मारेगी तो हाई कम हुआ, हाई वाले बढ़ गई, अरे बढ़ा कि नहीं, तो ये वाली अधिक हो जाएगी और ये वाली कम हो जाएगी। तो याद रखना ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण बराबर होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? और सुनिए, ये भुजा एडी बराबर बीसी, यानी एडी बराबर क्या होगा? बीसी, और ए बी बराबर भी क्या होगा? सीडी, यानी ए बी बराबर क्या हो जाए बाबू? सीडी हो जाए। एकदम अच्छा से समझ में आ रहा है? अब सुनिए, ये विकर्ण के बारे में सुनते हैं, यहां से यहां मिला दिया जाता है, इसे कहते हैं विकर्ण। आपको पता है विकर्ण क्या करता है? नहीं पता है ना? विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये विकर्ण जो है ना, विकर्ण जो है समानांतर चतुर्भुज के दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि एरिया ट्रायंगल ए बी डी का और एरिया ट्रायंगल बी सी डी, दोनों का एरिया क्या होगा मालूम है? बराबर होगा। दोनों का एरिया क्या होगा? बराबर होगा, दोनों के एरिया बराबर होंगे, इनमें कोई दुमत नहीं है, ठीक है। दोनों के एरिया क्या होंगे? बराबर होंगे। अब सुनिए, अब इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यदि ज्ञात करनी हो तो ये हमरा से बात बताइए कि इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ दे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगी। तो एरिया ज्ञात करेंगे कैसे? अब ये सबसे बड़ी जानना जरूरी है कि तो आपको लंब के बारे में पता हो, बेस के इसके बारे में पता हो, और ये वाली है विकर्ण के बारे में पता हो, तो हम लोग एरिया ए बी डी का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। ए बी डी का एरिया यदि ज्ञात कर लेंगे तो इसका जब हम दुगना कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल दोनों का क्या होगा? बराबर होगा। अब सबसे बड़ी बात, यदि इसका, इसका और इसका, इस तीनों का अगर लंबाई पता हो तभी आप ए बी सी डी का एरिया ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो इसकी ऊंचाई के बारे में पता चल जाए, अरे यहां पर लंब के बारे में पता चल जाए, काजी भाई साहब इसके लंब के बारे में पता चल जाए तब एरिया ज्ञात कर सकते हैं, है कि नहीं? यहां से लंब डाला जाए या यहां से लंब इस पर डाला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगी। तो याद रखना कि लंब जो डाली जाती है, यहां पर ऐसे बढ़ा दो और यहां से ये लंब डाल दो, लंब हो सकती है। अच्छा, इसका यहां से इसे बढ़ा दो और यहां से क्या कर दो? लंब डाल दो, ये एज कहा जाएगा, एज कहा जाएगा। अब आप ही बताइए कि इस ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का
क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 हाई बेस हाई एडी लिया जाएगा ना, एडी हाई वाली क्या ली जाएगी, एडी एडी ली जाएगी। तो एडी इसी पर ना ये लंब डाला गया है एच आई एडी ले ली गई 1/2 एडी गुना में आई कौन सी हो जाएगी एच। या इस ट्रायंगल के एरिया आ गई, ट्रायंगल ए बी डी के एरिया आ गई। अब इसी का हम दुगना कर देंगे तो ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 एडी गुना में एच गुना में कौन सी दो ना भाई, दो का हो जाए कट जाए। यानी कि हमारे पास समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आया, मालूम है क्या आया, एडी क्या है आधार है, आधार है, हाई क्या है ऊंचाई है, यानी आ गया आधार गुना में ऊंचाई। बात समझ में आ रही है, एकदम ठीक है। और सुनिए, और सुनिएगा थोड़ा सा, यहां से हमने एक और विकर्ण खींचा। तो आयत में तो देखे होंगे कि सभी विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन इसके सभी विकर्ण बराबर नहीं होंगे, यानी इसके सभी विकर्ण बराबर नहीं होंगे, यानी कि AC नॉट इक्वल टू BD, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अतना लिखे, तब कंसेप्ट नंबर ये 1 था समानांतर चतुर्भुज का, कंसेप्ट नंबर 1 था, ठीक है, बस हो गया। कैलकुलेशन करने के तरीके सीखने होंगे और फास्ट करनी होगी अपने आप को, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो सफलता मिलना संभव नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ना रुको हम, नहीं रुकेंगे। अच्छा एक और इसमें जोड़ ही लो, ये देखो, ये इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, ये हमने नहीं ना बताया, यानी कि OB बराबर OD, OB बराबर OD और AO बराबर OC, बस इतना ही फैक्ट थी। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे, ठीक है। देखो ये वाली नजदीक पहुंच जाती है, हाई वाली दूर चली जाती है ना। अब देखिए थ्योरिकल रूप से अब सिद्ध करवाने की जरूरत पड़ेगी। अब कहोगे थ्योरिकल रूप से सिद्ध करवाएं तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और नहीं तो कहोगे तो करवा भी देंगे, क्या करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, लिखे तो, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 7 एवं 5 सेंटीमीटर है, 7 एवं 5 सेंटीमीटर है, और उसके सबसे बड़ी भुजा के बीच, और उसके सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखा जाए जरा सा क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। एक समानांतर चतुर्भुज दी गई, देखो तो 1 मिनट में 1 सेकंड नहीं लगेगा, आप आंसर दे दोगे। सुनिएगा आप, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं दी गई है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, इसकी बड़ी भुजा के दूरी, बड़ी भुजा के दूरी, सबसे बड़ी भुजा की दूरी, तो बड़ी भुजा के दूरी लंबी तो होती है, अरे बड़ी भुजा के दूरी बीच की दूरी क्या होगी, लंब होगी। देख लो कैसे, सुनिए, एक समानांतर चतुर्भुज गिवन है, समानांतर चतुर्भुज गिवन है, देखिएगा, ये बताओ कि एकरा में सबसे बड़ी भुजा कौन है, ये AD है और क्या है BC है, इसके बड़ी भुजा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर। अरे देखो ना दिया गया है, सबसे बड़ी भुजा की लंबवत दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, यानी हमारी ऊंचाई तो निकल गई। अब सुनो, इस छोटी भुजा है हाई 5, लेकिन बड़ी भुजा क्या है 7। अरे भाई जिस पर आप लंब डालते हो ना उसी को बेस कहा जाता है, जिस पर आप लंब डालते हो ना उसी को क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बोलिए बेस इंटू हाइट, सतीरिका 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर बन गया।
क्या दिक्कत है? कितना आसान है ये भूल जाओगे, भूलना माना है। अब चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं, एक समानांतर चतुर्भुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इसके बड़े भुजा के बीच की दूरी, इसके बड़े भुजा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके बड़े भुजा के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके छोटे भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसके छोटी भुजा के बीच के दूरी ज्ञात करें। हाँ देखिए, ए बी सी और डी, क्या ये समानांतर चतुर्भुज है? बिल्कुल है। देखिए, इसके बड़ी भुजा के बीच की दूरी दी गई है, बताइए कितना दी गई है? अरे कितना दिया गया है भाई? 10 दिया गया है, 10 दिया गया है। और बड़ी भुजा की लंबाई है 30, सबको पता होना चाहिए। एकदम करेक्ट है। अच्छा बाबू सुनो, आप कह रहा है कि छोटी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करें। छोटी भुजा के बीच की दूरी, बाबू ये बताओ कि यहां से यहां ये लंब खींचा जा सकता है? खींचा सकता है ना? यानी कि यही तो हमें ज्ञात करनी है। हमें क्या ज्ञात करनी है? यही छोटी भुजा के बीच के दूरी, यानी एच का मान निकालना है। अब बताइए कि ये जो लंब डाला गया है किस आधार पर डाला गया है? इस पर, 20 पर। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो बेस इंटू हाइट। तो इस हिसाब से बेस इंटू हाइट क्षेत्रफल होगा, बेस इंटू हाइट 30 गुना 10 बराबर होगा। इस हिसाब से बेस इंटू हाइट, दोनों स्थिति में तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही ना निकलेगा। दोनों स्थिति में क्या? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ही निकलेगा। तो बेस इंटू हाइट, अरे है ये हो गया। हम इसको भी आधार मान करके इस वाला हाइट ले सकते हैं और इसको भी आधार मान करके ये वाला हाइट ले सकते हैं। तो बेस इंटू हाइट, ये पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। और इधर से देखोगे बेस इंटू हाइट, ये भी पूरा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। बोलिए, दोनों क्षेत्रफल तो एक ही चीज का ना हुआ, जिसका नाम है समानांतर चतुर्भुज। तो दोनों का एक ही हुआ, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर है बबुआ। 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, यानी एच बराबर कितना? 15 सेंटीमीटर। एन सर, ठीक है। और क्वेश्चन लिखे, अंग्रेजी में बोलूं? बोल दिया जाए, हिंदी में ज्यादा, हिंदी में चला। एक समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं की लंबाई, संगत भुजाओं की लंबाई 40 एवं 30 सेंटीमीटर है। 40 एवं 30 सेंटीमीटर है। उसके बड़े भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। बड़ी भुजा के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? तो छोटी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी? बहुत बढ़िया है। देखो, अब क्या कर दिया है बबुआ? लंबाई है 30, 30 है कि 40 है? 40 है। और ये वाली क्या है? 30 है। और बड़ी भुजा के बीच की दूरी दिया गया है। बड़ी भुजा के बीच की दूरी दी गई है। कितना दी गई है? देखो, बड़ी भुजा के बीच की दूरी है 12। अब बोलिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बेस इंटू हाइट, यानी कि 40 गुने 12। इधर से भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्योंकि हाइट की मान पता नहीं है। तो भाई साहब बेस इंटू हाइट बराबर में 30 गुना एच। एच बराबर 40 गुने 12 बटा में 30 हो गया ना। ये जीरो काट दो, ये जीरो काट दो, 4 का 16 सेंटीमीटर आंसर।
41 नंबर क्वेश्चन लिखे, लिखे एक समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं की लंबाई, समानांतर चतुर्भुज के एक संगत भुजाओं की लंबाई संगत 6 एवं 5 सेंटीमीटर है। 6 एवं 5 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई, 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं सबसे बड़ी भुजाओं के बीच के दूरी ज्ञात करें। बड़ी भुजाओं के बीच के दूरी ज्ञात करें। बड़ी भुजाओं के बीच के दूरी ज्ञात करें। देखिए बाबू क्वेश्चन क्या कहता है, सुनो। एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है, एकदम आराम से, कोई घबराहट नहीं। ए बी सी और डी एक समानांतर चतुर्भुज दी गई है। इसके संगत भुजा एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि उसकी संगत भुजा की लंबाई कितना दिया गया है, 6 और 5। संगत का मतलब जो संग में हो, संगत का मतलब संग में हो। नहीं कहते हैं कि संगत रहेगा, जैसा संगत वैसा पंगत। ठीक है, यानी 6 हो गया और ये 5 हो गया। और एक विकर्ण की लंबाई, कोई भी विकर्ण मालूम नहीं है, और यह विकर्ण ले सकते थे, वो भी विकर्ण ले सकते थे। ठीक है, एक विकर्ण की लंबाई कितनी है, 7। अब बबुआ ये बताइए, अब क्वेश्चन में कहता है कि बड़ी भुजा, इसका क्षेत्रफल और क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है, और यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करनी है, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लार्जेस्ट साइड्स, यानी कि बड़ी भुजा के बीच के दूरी भी ज्ञात करनी है। बातें समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रहा है ना? अब सुनिए, हमने बताया है कि समानांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो समानांतर चतुर्भुज के 2 बराबर क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है, यानी कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। तो आप बताइए कि समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल का दुगना कर दिया जाए। काजी भाई साहब, कर दिया जाए, यानी कि हमारी निकल जाएगी चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज ए बी सी और डी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा एरिया ट्रायंगल ए बी डी का एरिया का कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, दुगना। तो ये बताइए कि ए बी डी का हम लोग एरिया निकालेंगे कैसे? अब इसकी तो ऊंचाई तो हमें पता ही नहीं है। क्या ऊंचाई पता है? तो याद रखिए, ट्रायंगल का एरिया में बताया हूं कि हीरोन का फॉर्मूला एरिया बराबर होता है किसी भी त्रिभुज का एरिया रूट अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद आ रहा है कुछ? और एस बराबर होता है सेमी पेरीमीटर, इसको एस बराबर कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है भाई? द लेंथ ऑफ टोटल बाउंड्री, इट्स कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि कोई भी ज्यामितीय आकृति का टोटल बाउंड्री की लंबाई ले लिया जाए, उसी को कहते हैं परिमाप, उसी को कहते हैं परिमाप। आप बताओ कि इसका एस, ए बी सी, ए बी और डी का परिमाप क्या होगा? तो तीनों भुजाओं का योग, और तीनों भुजाओं के योग का आधा कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर निकल जाएगी, यानी अर्ध परिमाप निकल जाएगी। नहीं निकलेगी?
तो अर्ध परिमाप बराबर हो जाएगी त्रिभुज, इसमें अर्ध परिमाप हो जाएगा 5 + 6 + 7/2 कितना होगा भाई? 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि एरिया बराबर S × S - है। एस के जगह पर क्या रखो? 9, और एस माइनस ए 9 माइनस कौन ले लीजिए 5 7 या 6, कौन 5 और 9 - 6 और 9 - 7 और गुना में 2 नहीं हो जाएगा एरिया चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब जरा सा देखो तो भाई, 9 का वर्गमूल सबको पता है 3, 9 में से 5 घटेगा 4, अच्छा 9 में से 6 घटा 3, 9 में से 7 घटा 2 है ना। तो 4 का वर्गमूल कितना 2, तो 3 दूनी 6√6 6 नो 6√6 गुना में 2 है क्या ये? अच्छा यानी बन गया 12√6 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर एगो आ गया। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गई। अब हमें ऊंचाई चाहिए, ये भी तो 6 है ना। ये बताइए बाबा, सुनिएगा तो नहीं, ऊंचाई चाहिए हमें समानांतर चतुर्भुज का एरिया आ गई। तो समानांतर चतुर्भुज के एरिया बराबर ये तो आ ही गई, और होता है बेस इंटू हाइट। तो बेस हमने देख रहे हैं कि कितना दे रखा है 6, और हाइट कितनी दे रखी है ये नहीं पता, यही तो निकालनी है h, यही आ जाएगी हमको बड़ी भुजा के बीच के लंबाई दूरी। तो h बराबर 12√6, देखो तो 6 दूनी 12, यानी h बराबर हो जाए 2√6 सेंटीमीटर एन सर। हो गया, 2 को क्वेश्चन था इसमें, इसमें कई को क्वेश्चन थी 2 ठो। बोलिए भाई साहब, ठीक है सबका, ठीक है ना, समझ में आया है? एक और क्वेश्चन बस कंसेप्ट बदल दिया जाएगा, इसको होमवर्क रहेगा, इसको होमवर्क में बनाइएगा। तुम्हारे हंसी में दर्द है ना, राजा हिंदुस्तानी में नहीं कहता है, ऐसे कहता है आज छोरे तुम्हारे गाना में एकदम दर्द है, तुम फलाना कर बुझाता कि वो सुपरमैन बन गया। बताइए, चलिए हंसी में दर्द है बाबा, बड़ी है ये दर्द को मैं महसूस करता हूँ, मेरे को महसूस हो रही है। ओहो बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखे, चलिए आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन और लिखे, नोट डाउन करिए, लिखे तो लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स, लिखा लिखा, एक समानांतर चतुर्भुज के संगत भुजाओं की लंबाई 12 एवं 10 सेंटीमीटर है, 12 एवं 10 सेंटीमीटर है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 42 था, 42 नंबर क्वेश्चन लिखेगा, 5 खाली लिख दिए हैं आप, और उसके एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 1 4 14 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड डिस्टेंस बिटवीन लार्जेस्ट साइड, लिखिए। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एवं बड़ी भुजा के बीच के दूरी ज्ञात करें, बड़ी भुजा के बीच के दूरी ज्ञात करें, बड़ी भुजा के बीच के दूरी ज्ञात करें, बड़ी भुजा के बीच के दूरी ज्ञात करें। अब इसको होमवर्क रहेगा, ठीक है, बनाओगे? अब बनाइए, कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।